हेलो एवरीवन। आज सेल सिग्नलिंग में एपोप्टोसिस को देखेंगे। एपोप्टोसिस में मैंने बाकी के सारे पोर्शंस बता दिए हैं। अब इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस को मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये एक नॉर्मल सेल है जिस पे इंटरनल सिग्नल आता है एपोप्टोसिस का। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया पे की आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है बैक प्रोटीन और साइटोसोल में जो बैक्स है, ये इंटरनल सिग्नल एपोप्टोसिस के आने पर बैक और बैक्स एक कॉम्प्लेक्स बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन पे। जब बैक और बैक्स एक कॉम्प्लेक्स बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन पे, तो एमओएम की परमिएबिलिटी इंक्रीज़ कर जाती है। जब एमओएम की परमिएबिलिटी इंक्रीज़ करती है तो साइटोक्रोम सी एक प्रोटीन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, वो माइटोकॉन्ड्रिया को लीव करके साइटोसोल में आ जाता है। अगेन एक बार बता रही हूँ, ये एक सेल में होता है माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है बैक और साइटोसोल में बैक्स, ये दोनों ही प्रोटीन है। जब एपोप्टोसिस का इंटरनल सिग्नल आता है तो बैक और बैक्स एक कॉम्प्लेक्स बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन पे। जब बैक्स और बैक का कॉम्प्लेक्स बनता है तो एमओएम की परमिएबिलिटी इंक्रीज़ कर जाती है। जब परमिएबिलिटी इंक्रीज़ करती है एमओएम की, तो साइटोक्रोम सी माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में आ जाता है। जब साइटोक्रोम सी साइटोसोल में आता है तो ये इंटरेक्ट करता है एपेफ1 से। एपेफ1 का फुल फॉर्म है एपोप्टोसिस प्रोटीन एक्टिवेटिंग फैक्टर्स। एपेफ1 से जुड़ा रहता है DATP, डिहाइड्रोक्सी ATP, जिसका फुल फॉर्म है। साइटोक्रोम सी जब एपेफ1 से इंटरेक्शन करता है तो एपेफ1 का कन्फर्मेशनल चेंज हो जाता है। जब कन्फर्मेशन चेंज होता है एपेफ1 का तो DATP का हाइड्रोलिसिस हो जाता है। जब DATP का हाइड्रोलिसिस होता है तो 7 एपेफ1 एक साथ आते हैं और हेप्टामर का फॉर्मेशन करते हैं। इसका नेम होता है एपेप्टोजोम। एपेप्टोजोम इंटरेक्ट करता है प्रोकैस्पेज 9 से। प्रोकैस्पेज 9 कैस्पेज का इनएक्टिव फॉर्म है। प्रोकैस्पेज 9 कैस्पेज का इनएक्टिव फॉर्म है, तो इसको एक्टिव फॉर्म में लाना होगा तब तो एपोप्टोसिस का फंक्शन होगा। तो इसमें से क्या करते हैं, जो इनएक्टिवेटिंग फ्रैगमेंट्स हैं उसको रिमूव कर देते हैं, मीन्स इनएक्टिवेटिंग अमाइनो एसिड्स को क्लीव कर देते हैं प्रोकैस्पेज से, तो ये कैस्पेज फॉर्म में आ जाता है, मीन्स एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। तो जो एपेप्टोजोम्स इंटरेक्ट करते हैं प्रोकैस्पेज 9 से, तो ये प्रोकैस्पेज बाय रिमूविंग इनएक्टिवेटिंग फैक्टर ये कन्वर्ट हो जाते हैं कैस्पेज 9 में, देन रिक्रूट करते हैं और एक्टिवेट करते हैं प्रोकैस्पेज 3 एंड प्रोकैस्पेज 7। प्रोकैस्पेज 3 एंड प्रोकैस्पेज 7 अगेन एक्टिव फॉर्म में आते हैं, डैट इज़ कैस्पेज फॉर्म में आते हैं बाय रिमूविंग इनएक्टिवेटिंग अमाइनो एसिड्स। तो कैस्पेज 3 कैस्पेज 7 फाइनली सेल डेथ करा देते हैं। ये है इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस। अब एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस को देखते हैं। ये एक सेल सरफेस है जिस पे डेथ रिसेप्टर लगा हुआ है, जिसका यहाँ एग्जांपल है TNF रिसेप्टर और फैस रिसेप्टर। इस पे लीगेंड या तो TNF रिसेप्टर रहा तो TNF का लीगेंड आएगा, फैस रिसेप्टर है तो फैस L का लीगेंड आएगा। रिसेप्टर लीगेंड इंटरेक्शन होने पे डेथ डोमेन जो इंट्रासेलुलर पार्ट है वो एक्टिव हो जाएगा। जब डेथ डोमेन एक्टिव होगा तो बहुत सारे डिफरेंट प्रोटीन से इंटरेक्ट करेगा, साइटोसोल में प्रेजेंट जो डिफरेंट प्रोटीन्स है उनसे डेथ डोमेन इंटरेक्ट करेगा। इस पूरे प्रोसेस को रिसेप्टर लिगेंड इंटरेक्शन टू डेथ डोमेन इंटरेक्शन विद डिफरेंट प्रोटीन्स इन साइटोसोल को कहते हैं डिस्क, डेथ इंड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स। डेथ डोमेन इंटरेक्शन जब कर लेता है डिफरेंट प्रोटीन से साइटोसोल में, तो इस पे आके 2 मॉलिक्यूल्स प्रोकैस्पेज 8 के बाइंड कर जाते हैं। देन ये प्रोकैस्पेज 8 के जो 2 मॉलिक्यूल हैं और डेथ डोमेन जो है, ये दोनों एक दूसरे को एक्टिवेट करता है बाय रिमूविंग इनएक्टिवेटिंग फ्रैगमेंट्स। देन जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं दोनों, तो रिक्रूट करते हैं प्रोकैस्पेज 3 एंड प्रोकैस्पेज 7 को
अगेन प्रोकैस्पेस 3 एंड प्रोकैस्पेस 7 इनएक्टिव फॉर्म है, जो एक्टिव फॉर्म में आता है बाय रिमूविंग इनएक्टिवेटिंग अमाइनो एसिड और फैक्टर, then it converts into caspase 3 and caspase 7, then finally सेल डेथ करा देते हैं। ये था एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस। अब एपोप्टोसिस का रेगुलेशन देखेंगे। एपोप्टोसिस, रेगुलेशन ऑफ एपोप्टोसिस में आता है BCL2 फैमिली प्रोटीन्स मेनली आते हैं, जिसमें होता है BH डोमेन्स। ये BCL2 फैमिली प्रोटीन्स 3 टाइप्स के होते हैं, प्रो एपोप्टोटिक, एंटी एपोप्टोटिक एंड BH3 ओनली प्रोटीन। प्रो एपोप्टोटिक, प्रो मीन्स प्रोमोट, ये एपोप्टोसिस को प्रोमोट करते हैं। एंटी एपोप्टोटिक, एंटी मीन्स अगेंस्ट, ये इनहिबिट करते हैं एपोप्टोसिस को। और BH3 ओनली प्रोटीन प्रोमोट करते हैं एपोप्टोसिस को बट इनडायरेक्टली। ये प्रमोट ऐसे करते हैं कि ये एक्टिव कर देते हैं प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन को या फिर इनहिबिट करते हैं एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन को। BH डोमेन जो होता है वो एंटी एपोप्टोटिक और प्रो एपोप्टोटिक के पास मोर देन 1 होता है, और BH3 ओनली प्रोटीन के पास ओनली 1 BH डोमेन होता है। ये था रेगुलेशन ऑफ एपोप्टोसिस। एंड देन कुछ एग्जांपल्स हैं, इसे याद करना होगा। सिमिलैरिटीज़ इन मैमल्स एंड सी इलिगेंस एपोप्टोटिक फैक्टर्स। एपोप्टोटिक फैक्टर्स की सिमिलैरिटीज़ देखेंगे सी इलिगेंस में और मैमल्स में। सी इलिगेंस में काम करता है CD4 और मैमल्स में करता है FF1 इसकी जगह। CD9 जो सी इलिगेंस में काम करता है और CD9 की जगह मैमल्स में करता है BCL-XL, BCL2, BCL-W। सी इलिगेंस में CD3 एपोप्टोटिक फैक्टर काम करता है और CD3 की जगह मैमल्स में जो एपोप्टोटिक फैक्टर्स काम करते हैं वह कैस्पेस 9, कैस्पेस 3 एंड कैस्पेस 8। EGL1 जो है सी इलिगेंस में एपोप्टोटिक फैक्टर, इसकी जगह काम करता है BID, BAD, BIM, NOXA इन मैमल्स। और कुछ एंटी एपोप्टोटिक, प्रो एपोप्टोटिक और प्रो एपोप्टोटिक BH3 ओनली का एग्जाम्पल है। एंटी एपोप्टोटिक का है BCL2, BCL-XL। प्रो एपोप्टोटिक मल्टी डोमेन का एग्जाम्पल है बैक। प्रो एपोप्टोटिक BH3 ओनली का एग्जाम्पल है BID, BAD, NOXA, PUMA, BIM। इन सबको याद करना होगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।